नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो विषय हमारा है वह वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के रखरखाव संबंधी कानून के विषय में। आखिर क्या कहता है इससे जुड़ा कानून, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप किसी भी कानून में या किसी भी कानूनी समस्या के संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़कर आप निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अर्चना पाठक देव। अर्चना जी, स्वागत है आपका। एक बहुत बेहतर नाम इसका लगता है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए बेसिकली कानून बनाया गया है। लेकिन 2007 का एक कानून है। मैं पहले चाहूंगा कि बताएं दर्शकों की इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये कानून कहता है। देखिए 2007 का ये एक्ट है जी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। जो दो इम्पोर्टेंट शब्द इस एक्ट के हैं वो ये हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, दोनों चीज़ों का समावेश है ये एक्ट। जी। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना है, ताउम्र उनकी सेवा करनी है, ध्यान रखना है। लेकिन जैसे जैसे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा था तो हमारे देश में भी बाहर की कंट्रीज़ की तरह ऐसी सिचुएशन आने लगी थी कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए थे, अलग जाके रहने लगे हैं, माँ बाप का ध्यान इतना नहीं रख पा रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति आने लगी थी कि कई बार माँ बाप को बिल्कुल छोड़ दिया जाता था, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ये है कि द स्टेट हैज टू सी कि सभी लोगों का किस तरह से उठाव आए, सबका किस तरह से ध्यान रखा जाए, स्पेशली वीकर सेक्शंस का। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया। इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट और इसमें सेंट्रली ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद स्टेट्स को डायरेक्ट किया गया है कि वे जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट करें और इस एक्ट को अपनी हर स्टेट के अंदर भी लागू किया जाए। ठीक है अर्चना जी, लेकिन इसमें डिमांड मेंटेनेंस के लिए कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है, प्रोसीजर उसका क्या रहता है? देखिए इस एक्ट के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन आते हैं और कौन डिमांड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन का मतलब सेक्शन 2A के अंदर ये है कि चिल्ड्रन का मतलब आपका बेटा, बेटी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, सारे लोग आ सकते हैं। और माता पिता आपके बायोलॉजिकल हो या आपके स्टेप हो, अडॉप्टिव हो, वे सभी इसके अंदर आ सकते हैं और वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल इसका प्रोसीजर है, कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें यह भी है कि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें दूर रखा गया है इस एक्ट से। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक वकील के थ्रू ही इसके अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है जो आप ट्राइब्यूनल, जो मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल जिन्हें कहा जाता है, वहां पे आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश से जयंती लाल हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। जयंती जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जैसे आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी। आपकी समस्या जानकर कानूनी सहायता हमारी तरफ से आपकी जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वक्त महाराष्ट्र से राहुल हमारे दर्शक हम तक जुड़े हुए हैं। राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी राहुल। सर, आपने जो ऑप्शन सवाल पूछा है वो तो बढ़िया सवाल है सर। जी।
हेलो राहुल, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, अपनी आप बात रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, जो गवर्नमेंट के सर एम्प्लॉय है उनसे उनको जो सैलरी रहती है, मंथली सैलरी, जी, उसमें से सर कुछ काट के अपने फादर या मदर के नाम पे नहीं डाल सकते? फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान मेरी जानकारी में नहीं है अर्चना जी। क्या ऐसा मतलब हो सकता है कि सैलरी अगर अकाउंट में आपकी आती है तो उसका आप बाइफरकेट कर सकें? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा कानून ये है कि जो आपका है उसके साथ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वंस आपकी सैलरी आपके पास है, आप जिसके नाम चाहे कर सकते हैं, जिसके लिए जितना दे सकते हैं। और आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, अगर आप कह रहे हैं कि आप हर महीने अपने माता पिता के लिए कुछ निकालना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही, मुझे लग रहा है, बहुत ही अच्छा थॉट है। राहुल, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सहायता आपको मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना जी, बात करते हैं प्रोसीजर की, तो अगर वकील नहीं होगा तो 2007 का दरअसल एक्ट बना हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस एक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, इस बारे में जानते हैं। अगर एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो ट्राइब्यूनल के बारे में जानकारी कैसे होगी? तो बंदा फिर इंसान शुरुआत कैसे करेगा जरूरतमंद? देखिए, वैसे तो ये स्टेट का काम होता है कि उन्हें देखना है कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन का मतलब है 60 साल की आयु से ऊपर के जो लोग हैं वो सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये भी है कि हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाना होगा, उसकी रखरखाव करनी होगी, उसकी बकायदा एक रिपोर्ट तैयार होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेजी जाएगी। तो स्टेट के ऊपर है ये, और धीरे धीरे देखिए एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है ये। एक बार एक्ट आता है, उसके तहत मुकदमे होने लगते हैं। जो पहला मुकदमा इस एक्ट के अंतर्गत फाइल हुआ था वो 2011 में हुआ था। 84 ईयर्स के एक आदमी थे और उनकी वाइफ थी 82 की। उन्होंने ये किया था, उनके बेटा और जो उनकी जो बहू थी, उन्होंने उनके 2 घर, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सब लेके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 23 के अंदर एक बहुत अच्छा नया एक प्रावधान ये लाया गया है कि जो पेरेंट्स अपने जीते जी गिफ्ट कर देते हैं अपने बच्चों को घर, ये सोच के कि अभी हमने गिफ्ट कर दिया है, उसके बाद हम लोग तो जब तक रहेंगे हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन आगे जाके सिचुएशंस बदल जाती हैं। एज पेरेंट्स ग्रो ओल्ड, बच्चे या तो उनका ध्यान रखना बंद कर देते हैं या आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन बाहर भी निकाल देते हैं घर से। तो ऐसे में दे कैन एक्चुअली फाइल एन एप्लीकेशन और वो अपना घर है जो वो वापस ले सकते हैं उनसे। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान इसके अंदर है। ठीक है, इस वक्त अमरोहा से जगजीत हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। जगजीत, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। विवाद है, हम मतलब किराएदार हैं, मालिक से हमने दुकान किराए पर ली थी और अदालत से परमिशन लेने के बाद में हमने सेक्शन 30 में किराया जमा शुरू कर दिया। जी हेलो जगजीत, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए आप। हेलो जगजीत, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं। हाँ जी सर, तो हमने सेक्शन 30 में किराया जमा शुरू कर दिया। बाद में जो मालिक है उसने वो दुकान बेच दी है और हमें पता ही नहीं इस बारे में। हम सेक्शन 30 में किराया जमा करते रहे। जब हमें मालूम हुआ कि उसने बेच दी है तो जो नया मालिक है, हमने A to Z जितना भी किराया बनता था उन्हें हमने भिजवा दिया। पहला किराया वापस लेने के लिए हमने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया जो विचाराधीन है, और उसमें दूसरा वकील, दूसरी तरफ से कोई वकील नहीं है। कोई वकील ऐसा है जब कोई आता है, जब कोई जगजीत, संक्षेप में मुझे बताइए कि अब दिक्कत आपके सामने कहाँ आ रही है? क्या आप जो दुकान चला रहे थे तो खाली करने के लिए आपको कहा गया बिना किसी नोटिस के, कुछ और समस्या सामने आ रही है? सेक्शन 30 में किराया जमा करने का मुकदमा है जी। ये समस्या में जी। हेलो, ठीक है अर्चना जी, आपके पास मैं आऊँगा इस चीज़ को लेकर कि जो जगदीश अपनी समस्या बता रहे हैं उसमें समझ पाई यहाँ बेहतर तरीके से, तो क्या उसका सहायता हो सकती है उनकी इसमें? जी, मैं ये समझ पाई हूँ कि ये किराए से संबंधित इनका मुकदमा है और ये एक किराए पर इन्होंने दुकान ले रखी है और ये कह रहे हैं कि एक मकान मालिक जो इनका पहले था उसने उसे बेच दिया है इनके पास। हाँ, और इनका मुकदमा अभी चल रहा है, इन्हें अभी तक निकाला नहीं गया है। तो ये मुकदमा ऐसा है, देखिए रेंट कंट्रोल के मैटर्स होते हैं, अपील
अपील का भी प्रावधान है इसके अंदर। इनके किराएनामे में क्या लिखा हुआ है और कितना ये देते थे, उस पे क्या डिस्प्यूट है, तो वो सब देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यू हैव टू गेट द ऑल द पेपर्स एंड जगदीश, बेहतर होगा कि जो आपके केस से संबंधित कागजात जितने भी हैं उनकी कॉपी आप हम तक भिजवा दीजिएगा। एड्रेस हमारा लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, उस एड्रेस के जरिए या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है उसके जरिए आप हम तक कागजात पहुंचा सकते हैं। जैसे ही आपके कागजात हम तक पहुंचते हैं, बहुत जल्द हमारी तरफ से आपकी बेहतर सहायता जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। मैम, जो आप बात कर रही थी कि बहुत बेहतर ये चीज़ रखी गई है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को कुछ चीज़ गिफ्ट करते हैं और बाद में उनकी ज़रूरत उनको पड़ती है खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, गिफ्ट वापस लिया जा सकता है। लेकिन जो आपने चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन जिसमें दी है, जिसमें बेटे की बात की है, बेटी की बात की है, पोते पोती की बात की है, उसमें बहू का नाम यहाँ पर नहीं है, तो क्या ये लूप होल बीच में रहता है इस चीज़ को लेकर? अनंत, आप ठीक कह रहे हैं, बेटा है पर बहू नहीं है। और कुछ डिसीजंस ऐसे हुए हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, उसके अंदर हुआ ये कि ऐसा ही हुआ कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद बच्चों ने उन्हें बाहर निकाल दिया, और जब वे ट्राइब्यूनल में गए तो ट्राइब्यूनल ने कहा हाँ ये गिफ्ट डीड हम कैंसिल कर दी उन्होंने, और ये घर आपको वापस दिया जाएगा। अब हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल की उनकी डॉटर इन लॉ ने, बहू ने फाइल की, और उसने कहा कि आप मुझे निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये नीचे ये आया कि क्या डॉटर इन लॉ अपील भी कर सकती है, क्योंकि उसका तो कहीं नाम ही नहीं है पूरे एक्ट में। तो कोर्ट ने पूरा डिसीजन पूरी मेरिट्स के बाद ये डिसाइड किया कि बिल्कुल ठीक बात है, वो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, आप बेटे को तो निकाल सकते हैं लेकिन बेटी बहू को निकालने का इसमें कोई प्रावधान है नहीं। तो उसके बाद उन्हें अपील का अधिकार दिया गया। तो ये एक थोड़ा सा फ्लॉ है इस एक्ट के अंदर। उसका ये चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सामने यहाँ पर आ जाती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस वक्त मेघ सिंह यादव हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मेघ सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। सर, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी सर, अपनी बात रखिए आप। अब सर, मिलिट्री फार्म में हम काम कर रहे हैं 90 से जी। तो उसमें सर हम 2-3 बार कोर्ट से जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो डायरेक्टर बैठता है वो लोग कोई कानून कार्रवाई सुनते नहीं है हमारी। बार बार कह रहे आपको ड्यूटी पर रख लेते हैं, लेकिन वो कुछ मतलब कार्रवाई नहीं करते, आश्वासन दे रहे, लेकिन वो कह रहे की लिस्ट पे रखेंगे, और 3 लोग उन्होंने रख भी लिए। मेघ सिंह जी, आपकी दरअसल आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, आपकी समस्या में सही से समझ नहीं पाया, लेकिन आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। हमारी टीम की तरफ से, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से जल्द आपको कॉल जाएगा और आपकी पूरी समस्या जानकर बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है किसी भी एल्डरली पर्सन की तरफ से, तो मेंटेनेंस हम कितना क्लेम कर सकते हैं? एक मैक्सिमम लिमिट इस एक्ट के अंदर निर्धारित की गई है, और वो 10,000 रुपए है। मिनिमम हो सकती है कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम 10,000 के ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत ट्राइब्यूनल नहीं कर सकती है। मुझे पर्सनली फील होता है कि ये थोड़ी कम है। प्रोबेबली वी नीड इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि 10,000 आज के समय में बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत तो है। एक आपको दिया गया है एक रास्ता जिस पे चल के आप कह सकते हैं अपने बच्चों से कि यू हैव टू मेंटेन अस, और ये आपको करना ही पड़ेगा, आपका दायित्व भी है। ठीक है, इसकी प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे मैम, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बबलू चौबे। बबलू, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक हमने जो है थाना में अपना एनसीआर दर्ज कराया था 323, 504, 506 का, जिसमें पुलिस द्वारा चार्जशीट न्यायालय भेजी गई थी जी। इसमें जो है चार्जशीट के विरुद्ध जो है विपक्षियों ने अपील किया सेशन जज के पास, तो उन्होंने जो है इसको ये कर दिया कि इसको परिवार के रूप में दर्ज किया जाए और इसको परिवार के रूप में मैंने लड़ा जाए। और मैंने जो है इससे पहले ही मैंने एक इसका जो सरकार जो अपील करते हैं उत्तर प्रदेश शासन, उन्होंने अपील नहीं किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं इसी संबंध में जानना चाहता हूँ कि मेरे पास अब क्या अधिकार रह गए हैं इस विषय में। बबलू, सबसे बेहतर तरीका पहले ये होगा आपका कि आपके केस से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो कागजात पहले आप हमें भेज दीजिए, उनकी कॉपी हमें भेज दीजिए, ताकि अभी तक आपके केस में जो भी कुछ हुआ है, आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, अदालत का क्या उसमें रुख रहा है, जो कह रहे हैं सेशन जज की भूमिका भी इनमें साथ में रही है, तो उनकी तरफ से क्या चीजें सामने आई है, इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि कोई भी सहायता आपकी हम लोग कर पाए।
तो जो हमारा पता लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पते पर अपने कागजात आप हमें भेज दीजिए। हमारी तरफ से पूरी सहायता आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मैं जानना चाहूंगा कि जब हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे इसमें, तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? अब वकील के आपने कहा है कि लॉयर्स की भूमिका एक्ट के अंदर नहीं कही गई है, तो फिर कोई भी व्यक्ति प्रोसीड कैसे करेगा चीजों को लेकर? एप्लीकेशन दायर कैसे की जाएगी? सीनियर सिटीजन 60 इयर्स एंड अबव हैं, उन्हें अगर लगता है तो वो एक सिंपल एक फॉर्मेट है, आप लिख के नाम पता लिख के अपना, आप जहां रहते हैं वहां पे भी फाइल कर सकते हैं, जहां पहले रहे थे वहां भी फाइल कर सकते हैं, जहां आपका बच्चा रहता है जिसके लिए आप ये फाइल कर रहे हैं कि वो आपको मेंटेन करे, आप वहां पे भी फाइल कर सकते हैं, वो उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन खुद नहीं फाइल कर सकते हैं तो कोई भी ऑथराइज्ड आदमी उनकी तरफ से फाइल कर सकता है, कोई एनजीओ हो वो फाइल कर सकते हैं, तो कोई बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है इसके अंदर। इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये एप्लीकेशन आती है उसके 90 डेज के अंदर अंदर उनको उसके अंदर कुछ निर्धारण करना होता है। इसमें इंक्वायरी का भी प्रावधान है, उसमें बीच में वो ट्राइब्यूनल इंक्वायरी भी कर सकती है कि वाकई में इनके कौन कौन लीगल एयर्स हैं, कितने बच्चे हैं, किसको कितना देना चाहिए। तीसरी जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब एप्लीकेशन होगी तो एक इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान भी है कि जब तक केस चलेगा तब तक के लिए कैसे मेंटेनेंस की जाएगी, तो तब तक के लिए एक इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रावधान है। ट्राइब्यूनल अपने आप से भी ऐसे केसेस में अगर उन्हें पता लगता है, क्योंकि ये एक वेलफेयर पीस ऑफ लेजिस्लेचर है, तो अगर ये समझ में आता है कि हमारे आसपास में इस तरह की समस्या कहीं है तो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं वो इसके अंदर। ठीक है मैम, यही मैं सवाल से पूछने वाला था कि आपसे सुओ मोटो का कॉन्फिडेंस का अधिकार इसमें रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बच्चे हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल्स खुद इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकें और माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहद सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो सकता है? अनंत, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इट्स अ वेलफेयर पीस ऑफ लेजिस्लेशन। तो इसके अंदर जो स्टेट है उनको डायरेक्टिव ये भी दे रखा है कि एक ओल्ड एज होम उन्हें बनाना चाहिए और उन्हें बनाना होगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक ओल्ड एज होम जिसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 150 व्यक्तियों की हो। ऐसा ओल्ड एज होम स्टेट को अपनी तरफ से बनाना होगा और उसकी रखरखाव करनी होगी। उसकी जो रिपोर्ट है उसकी मेंटेनेंस की, उसके रखरखाव की, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी। तो ये स्टेट का दायित्व है कि वह भी देखे कि हमारे जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं या ऐसे हमारे लोग हैं, हमारे वृद्ध लोग हैं जिन्हें जरूरत है, उनका कैसे ध्यान रखा जाए। आई विल पॉइंट आउट हियर कि 2001 के आंकड़ों के हिसाब से मोर देन 7% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स की है हमारे देश में, और बाय द टाइम 2026 विल कम इट विल राइज टू 12%। तो ये आप देखिए कि बिकॉज ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो सीनियर सिटीजन्स का भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनका भी उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी यंगर पॉपुलेशन का रखते हैं। इस वक्त नागपुर से मोनू हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मोनू, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। मोनू, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी मोनू, अपनी बात रखिए आप। सर, ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी का मैटर है। 2004 में हमारे पापा की डेथ हो गई थी, हमारे चाचा ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। जी हेलो जी। तो उसके बाद में हमने लोक अदालत में केस किए, तो फिर आपसी समझौता हो गया। अभी तक के हमारी मतलब हमको उन्होंने हिस्सा नहीं दिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या 2006 में लोक अदालत, जो आप कह रहे हैं कि लोक अदालत में इस बात का फैसला हो गया है, तो वहां से क्या आपको हिस्सा मिला आपका? नहीं ना, अभी तक कुछ समझौता हुआ है सिर्फ हमारा। तो समझौते में क्या 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 कहा गया था? तो 2006 में हम छोटे थे, मतलब नाबालिग थे, तो पापा की डेथ होने के बाद में सिर्फ मम्मी के साथ ही उन्होंने समझौता किए थे कि तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तो अभी तक हमको कुछ भी दिए नहीं और धमकी दे रहे थे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अर्चना जी आपके पास में आता हूँ इस चीज के लिए। देखिए, लोक अदालत हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है कि कानूनी दावपेच से हम अगर बचना चाहें और दोनों पार्टीज तैयार हो
तो लोक अदालत के थ्रू सेटलमेंट होता है। ये कह रहे हैं कि इनका सेटलमेंट हो चुका है, अब 2006 में हुआ था, बहुत टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। ठीक होगा कि अगर हम इनसे सेटलमेंट डीड मंगवा लें इनकी कि इनके बीच में क्या समझौता हुआ है, एंड वी विल बी एबल टू असेस देम बेटर कि किस तरह का समझौता है, इनका क्या शेयर बनता था, और फिर उसे कोर्ट के थ्रू हम एनफोर्स भी करा सकते हैं। मोनू, अपने कागजात हम तक आप भेज दीजिएगा, उन कागजात को देखने के बाद हम बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। लेकिन अर्चना जी, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि 2006 में जो समझौता हुआ था, अगर उसके आगे अपील करना चाहते हैं तो अपील करने का प्रावधान क्या रहता है? जी, लोक अदालत के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार लोक अदालत में फैसला हो गया तो वो फाइनल है, लेकिन ये देखना होगा कि इनका, क्योंकि ये कह रहे हैं ये माइनर है, तो इनकी तरफ से उस वक्त किसने रिप्रेजेंट किया, और वो पूरी की पूरी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो इसके अंदर आई एम श्योर कि उन्होंने बड़ा क्लियरली डिमार्केट किया होगा लोक अदालत में भी, तो वो एक बार सेटलमेंट डीड हम देखेंगे। 10 साल बाद अपील करना सही रहेगा? क्या कानून में मान्यता है इस चीज की? मैं वही, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये देखना जरूरी है कि इनका क्या स्टैंड है उस पूरी सेटलमेंट डीड के अंदर। क्या पैसे का कुछ लेन देन हुआ था जिसका इनको पता नहीं होगा? ये भी हो सकता है कि इनकी तरफ से जिन्होंने किया होगा उनको पैसा मिल गया होगा, या अगर शेयर मिला है तो इन्हें पूरा पता है या नहीं। तो एक बार अगर हम सेटलमेंट डीड लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं 10 साल बहुत बड़ा समय है। ठीक है मैम, 2 सवाल और मेरे मन में रहते हैं। पहला ये कि अगर किसी एल्डरली ने एप्लीकेशन दी है मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस को मिल जाती है, तो अगर उन बच्चों की तरफ से उनको कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हानि ना पहुंचाई जाए भविष्य में मेंटेनेंस देते हुए, तो क्या इस बात की सिक्योरिटी भी कहीं से इंश्योर की जाती है? देखिए, एक्ट में मेंटेनेंस और वेलफेयर का प्रावधान है। मेंटेनेंस का मतलब है क्लोथिंग, हाउसिंग, आपका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है आप रह रहे हैं। वेलफेयर के अंदर रिक्रिएशन भी हो, ये भी जरूरी है। अब बच्चे साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, वो तो ये एक्ट नहीं आपको कहेगा। हमारी जो संस्कृति है वो तो कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रखना चाहे तो कम से कम ये तो हो कि उन्हें मेंटेन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल अबैंडन कर दिया जाए। सेक्शन 23 के अंदर ये प्रावधान है कि आपने कुछ केसेस हमारे ऐसे भी हमने सुने हैं जहाँ पे कहीं बहुत वृद्ध लोग हैं, उनको उनके बच्चे जाके कहीं दूर छोड़ आते हैं, अबैंडन करके आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर से दूर छोड़ दिया, ये वापस भी नहीं आ पाएंगे, तो हमारा काम हो गया। लेकिन सेक्शन 23 के अंदर, इसके अंदर सजा का प्रावधान भी है, फाइन भी है, और दोनों का भी है। अगर ये पता लग जाता है कि आपने जानबूझ के अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डरली को आपने अबैंडन किया है, तो उसके अंदर आपके लिए जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ठीक बात है। उस वक्त सुनील हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक जम्मू कश्मीर से। सुनील, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। प्रति मिनट की दर। चलिए सुनील, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। मैम, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि जो ओल्ड एज होम्स की बात की है, तो ओल्ड एज होम्स में सही तरीके से देखभाल की जाती है कि नहीं की जाती है? अगर मेडिकेशन की जरूरत होती है, किसी चिकित्सा की जरूरत होती है, तो वो सही तरीके से मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है? इसको इंश्योर करने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी भी होती है? जी, इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया, इसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, और मेंटेनेंस में दवाई और उनकी जो उनकी दवा है, दवाइयाँ हैं, उनका ध्यान रखा जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स है, उस एज में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनका उपचार पूरी तरह से किया जाए। ये दोनों की ही जिम्मेदारी है, बच्चों की भी है, और अगर ऐसा केस है जहाँ पे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो स्टेट की पूरी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका इस शो में आने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में देने के लिए, क्योंकि इस वक्त समाज की परिस्थितियों के मुताबिक बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक करें कि उनके कानूनी अधिकार क्या है। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको आपके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया जाए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहां आपके साथ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर कानूनी और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।